अब क्वेश्चन 25 के और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। इन अ सर्कल ऑफ ए रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमारे पास एक सर्कल है जिसकी की जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर है। एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। हमारा जो सेंटर पर एंगल है वो 60 डिग्री बन रहा है। रेडियस ऑफ सर्कल दैट इज आर वो 21 सेंटीमीटर है एंड एंगल थीटा जो है 60 डिग्री है। दैट मीन्स एंगल एट सेंटर। और अब वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। वो केवल एरिया ऑफ सेक्टर बोल रहा है। दैट मीन्स हमें माइनर सेक्टर का ही एरिया निकालना है। अगर वो मेजर का बोलता है तब मेजर का निकालना है, अदरवाइज हमेशा माइनर सेक्टर का। सो एरिया ऑफ सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा है हमारे पास 60 और ये है 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वेयर यानी 21 इंटू 21। आर स्क्वेयर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 6 से 6 टाइम, 7 से 3, 3 से 2, 2 से 11। अब यहां मल्टीप्लाई करेंगे 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सेक्टर इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसका सेक्शन सी देखते हैं जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन 26 हमसे क्या कह रहा है, प्रूव दैट रूट 2 इज इर्रेशनल। अब ये तो हमें पता है कि जो रूट 2 है वो इर्रेशनल होता है, बट हमें इसे इर्रेशनल प्रूव करना है। तो इसको इर्रेशनल प्रूव करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, पहले हम ये मान लेते हैं कि जो रूट 2 है वो हमारा रेशनल है, और फिर अंदर से कोई ऐसा रिजल्ट निकालते हैं जो हमारी बात को गलत कहेगा, और फिर हम बोल देते हैं कि हमारा अजम्पशन जो है वो रॉन्ग है, और फिर हम कह देते हैं कि ये रेशनल नहीं इर्रेशनल होगा। तो हम यहाँ पहले मान लेंगे लेट रूट 2 इज रेशनल। अगर रूट 2 रेशनल है तो इसको रूट 2 को a बाई बी या फिर p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर आपका नहीं है, यानी a और b का जब आप HCF निकालेंगे तो वो 1 हमेशा आपको मिलेगा। अब मैं यहां से क्या करूं, इसको इधर ले जाऊं तो a इज इक्वल टू रूट 2b हो जाएगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, तो यहां आ जाएगा a स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर। आप यहां से देखें तो इसका मतलब क्या है, देखो मैं अगर ऐसा लिखता हूं 4 और आई मस्ट से 8 लिखते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 4, तो 8 को मैंने 2 इंटू 4 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, जो 2 है वो 8 को 4 टाइम्स डिवाइड करता है। तो यहां पर जो 2 है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज 2 डिवाइड्स a स्क्वायर।
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। और हमने एक थ्योरम पढ़ रखी है कि अगर 2 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो यहां से 2 डिवाइड्स ए, तो वो ए को भी डिवाइड करेगा। अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अगर 2 जो है वो a को डिवाइड करेगा, सो हम ऐसा लिख सकते हैं a को डिवाइड करेगा 2 सम c टाइम, इसको यहां 1 मान लो। अब 2a को डिवाइड कर रहा है सम c टाइम, तो a की ये वैल्यू मैं यहां रख देता हूं इन फर्स्ट, तो यहां हो जाएगा 2c का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर। यहां हो गया 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो b स्क्वायर हमारा आ गया 2c स्क्वायर। अब आप यहां ध्यान से देखें तो जो 2 है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कितने टाइम? c स्क्वायर टाइम। तो हम ये लिखेंगे यहां से हेयर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड करता है, सो 2 डिवाइड्स b। तो जो 2 है वो b को भी हमारा यहां पर डेफिनेटली डिवाइड करेगा। अब आप देखें जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 है जो वो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2a और b का कॉमन फैक्टर हो गया। यानी a और b का जब कॉमन फैक्टर HCF आप निकालोगे तो वो 1 नहीं आएगा, वो आपका 2 आ जाएगा। बट हमने माना था a और b को प्राइम है कि इनमें कोई भी कॉमन इंटीजर नहीं है आपका, बट यहां तो 2 आ रहा है, तो हम लिखेंगे which implies that 2 is a common factor of a and b। ये a और b का एक कॉमन फैक्टर है। तो हमने जो बात मानी थी वो तो गलत हो रही है। सो हेयर अराइज ए कॉन्ट्राडिक्शन, हेयर अराइज ए कॉन्ट्राडिक्शन that A and B are co-prime. This contradiction have arisen due to our wrong assumption। हमने ये मान लिया कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया है ना यहाँ पर, ये हमारे गलत मानने की वजह से आया है। तो हम बोल देंगे सो रूट 2 इज इररेशनल। तो हम ये बोल देंगे कि रूट 2 इररेशनल है। हमने यहाँ गलत मान लिया था कि रूट 2 रैशनल है, एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया है, तो अब हम बोल देंगे कि ये इररेशनल है। दिस इज मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद क्वेश्चन 27 देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर। हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जीरोज आर, वो है -4, 2। लेट अल्फा इज इक्वल टू -4, बीटा इज इक्वल टू 2। तो वो एक ऐसे पॉलिनोमियल को निकालने के लिए कह रहा है जिसके कि जीरोज -4 और 2 हैं। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta is given by। वो क्या होती है हमारे पास इक्वेशन? वो होती है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स
प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा है हमारे पास -4, बीटा है 2x -4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2 और ये बन जाएगा प्लस का 2x -8 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास उस पॉलिनोमियल की इक्वेशन है जिसके की जीरोज -4 और 2 हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन 28। यहाँ हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं और वो कह रहा है इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू बता दीजिए। तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस आर, वो क्या है हमारे पास, वो है 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने 3 मेथड पढ़ रखे हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं और इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, बट मुझे तो दिख पा रहा है मैं इन्हें यहाँ पर भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। तो इसको इजी बनाने के लिए, ऐसा फॉर्म बनाने के लिए जो आपने देखा है, आप एक छोटा सा अजम्पशन करेंगे। क्या मानेंगे, लेट आप इस 1/x को सम वेरिएबल u मान लेंगे एंड इस 1/y को सम v मान लेंगे। अब ये इक्वेशन ऐसी फॉर्म में बन जाएगी जैसी आपने देख रखी है। 1/x हो गया u, तो यानी ये 2u हो गया, ये हो गया 3v इज इक्वल टू 13, इसको नाम दे दो 3। ये बन जाएगा 5u माइनस 4v इज इक्वल टू -2, दिस इज 4। अब ये इनकी शक्ल कुछ ऐसी बन गई है जैसी आपने देख रखी है। अब हम यहाँ मेथड लगाएंगे और u v की वैल्यू निकालेंगे, फिर u और v की मदद से हम x और y को इजीली निकाल पाएंगे। तो अब हम इन्हें सॉल्व करते हैं और निकालते हैं u और v की वैल्यू। इन्हें सॉल्व करने के लिए हम यहाँ एलिमिनेशन मेथड लगा रहे हैं। तो हम u के कॉफिशिएंट को इक्वल बनाएंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, दोनों का एलसीएम लोगे तो वो 10 आएगा। तो हमें यहाँ पर 10 बनाना पड़ेगा। अगर मैं 3 को 5 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों का कॉफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 3 को तो मल्टीप्लाई करेंगे आपका 5 से और उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 4 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। तो पहले वाली को 5 से करो तो यहाँ हो जाएगा 10u प्लस 15v इज इक्वल टू 65। नीचे वाली को 2 से करेंगे तो 10u माइनस 8v इज इक्वल टू -4 और इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 23v, ये हो गया 69 और v आ जाएगा 69/23 यानी कि 3। तो v हमारे पास आ गया 3। अब v की वैल्यू आप किसी में भी रख दो, यहां रख देते हैं पुटिंग v इज इक्वल टू 3 इन 3। तो यहां पे क्या आ जाएगा 2u प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13। इस तरफ ले जाओ 2u, 13 माइनस 9 इज 4, 2 से 2 टाइम्स, तो u की वैल्यू आ गई 2। u और v की वैल्यू मुझे मिल गई, बट मुझे तो वैल्यू x और y की चाहिए थी। 1/x बराबर है u के, यानी 1/x बराबर हो जाएगा 2 के। रेसिप्रोकल करेंगे तो x हो गया 1/2 और जो हमारा v है वो है आपका 3
और v बराबर है 1/y के। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो y इज इक्वल टू 1/3। x आया है हमारा 1/2 और y आया है 1/3। तो आप 1/x और 1/y को कुछ और वेरिएबल मान लेना और फिर क्वेश्चन को करना एकदम इजी हो जाएगा। इसके और वाला पार्ट आप देखिए क्या कह रहा है हमसे। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to the both numerator and the denominator. If 3 is added to the both numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. तो पहले तो हम वो फ्रैक्शन मान लेते हैं। Let the fraction is x/y। हमने मान लिया कि वो जो फ्रैक्शन है वो x/y है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम ले लेते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। और पहली कंडीशन हमसे क्या कह रही है कि इफ 2 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में अगर हम 2 ऐड करते हैं, x + 2 y + 2, तो हमारी जो फ्रैक्शन है वो 9/11 बन जाती है। जैसा वो कहता जाता है वैसा करते जाना है अपने। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11x + 22 9y इज इक्वल टू 18। इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, 11x - 9y 18 - 22 यानी 11x - 9y -4, दिस इज 1। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है अपने से कि इफ 3 इज एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगी। ये दूसरी कंडीशन है। यहां से भी एक इक्वेशन मिलेगी, 6x + 18 5y + 15। इसको यहां और इसको इधर ले जाएंगे तो 15 - 18 इज -3, दिस इज सेकेंड। अब हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। x y की वैल्यू हम यहां रख देंगे तो हमें फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो x y की वैल्यू हमें निकालनी है। उसको निकालने के लिए x का कोफिशिएंट देखो, यहां 11 यहां 6, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 66 बनेगा। इसको 6 से, इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है हमें इक्वेशन 1 को और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है इक्वेशन सेकंड को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाय 11। तो यहां करेंगे 66x - 54y इज इक्वल टू -24 और यहां 11 से करेंगे तो 66x - 55y -33। ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया। यहां पे आया y और यहां पे आया आपका, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे सो दिस विल बिकम 9। y की वैल्यू आ गई 9। पुट y इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट, पुट y इज इक्वल टू 9 इन फर्स्ट। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां देखो 11x - 9 × 9 इज -4, 11x प्लस का 81 हो जाएगा। सो 11x इज इक्वल टू 77 और ये 7 टाइम्स x की वैल्यू आ गई 7। x मिल गया, y मिल गया, दोनों को यहां रखेंगे तो फ्रैक्शन क्या आएगा। सो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो है वो आ जाएगा
7/9। तो पहले आपको फ्रैक्शन मान लेनी है, आफ्टर दैट फ्रैक्शन पर जो कंडीशंस दे रखी हैं वो कंडीशंस लगानी है और हमें फिर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन यहां पर मिल जाएगी। क्वेश्चन 29 देखिए, टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ is equal to twice of OPQ. फिगर से क्लियर होगा, हमने किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट T से दो टेंजेंट्स बनाई हैं एट P एंड Q, और वो कह रहा है O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। O जो है सेंटर ऑफ सर्कल है। हमारे पास गिवन है TP एंड TQ आर टेंजेंट। TP और TQ क्या है? टेंजेंट हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव है हमारे पास, दैट इज एंगल PTQ जो है वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ OPQ, यानी कि PTQ ये वाला एंगल OPQ यानी इसके ट्वाइस के बराबर होगा। तो उसके लिए हम यहां कंडीशंस लगाएंगे, और कंडीशंस क्या लगाएंगे? देखो, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की हुई जो टेंजेंट्स हैं वो बराबर होती हैं। सो आप लिखेंगे TP इज इक्वल टू TQ बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की हुई टेंजेंट इक्वल होती हैं। तो ये TP और TQ बराबर हो गए। अब एंगल TPQ जो है वो बराबर होगा TQP के। ऐसा कैसे हो गया? आप ध्यान से देखें तो जो साइडें इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। आप लिखेंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इक्वल साइड्स के जो इक्वल अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये बराबर हो गए। और जो P है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। P इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो OPT जो एंगल है, एंगल OPT जो है वो 90 डिग्री का हो जाएगा। इस OPT को मैं ऐसा लिख सकता हूं OPQ प्लस TPQ। OPQ प्लस TPQ, एंगल TPQ ये 90 डिग्री के बराबर है। TPQ की वैल्यू निकाल लें। एंगल TPQ इज 90 डिग्री माइनस OPQ। बस इतना हो गया। तो इस एंगल की वैल्यू हमने निकाल ली। नाउ इन ट्रायंगल TPQ ले लो। इन ट्रायंगल TPQ, अब इसके तीनों एंगल्स का सम यानी PTQ, एंगल PTQ प्लस TPQ प्लस TQP, सभी का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। एंगल PTQ को तो आप यहीं पे रहने दें। TPQ किसके बराबर है हमारा? हमने अभी उसकी वैल्यू निकाली थी। TPQ बराबर है 90 डिग्री माइनस एंगल OPQ प्लस TQP जो है TQP TPQ के बराबर है, और TPQ की वैल्यू ये है, तो यहां पर भी हम सेम वैल्यू लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां आ गया एंगल PTQ
प्लस 180 डिग्री माइनस ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू 180। 180 से 180 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाएंगे। एंगल पी टी क्यू इज ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू। तो जो पी टी क्यू एंगल है वो ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू के बराबर है। तो आपको माइंड में थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि हमें रिजल्ट क्या लेके आना है। इसके लिए हमने इन दोनों को बराबर दिखाया, इसका यूज करके ये वाला एंगल निकाल लिया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया और वैल्यू निकाल दी है। इसके बाद क्वेश्चन 30 देखिए क्या कह रहा है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 को मुझे बराबर दिखाना है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के बराबर दिखाना है। तो पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। एल एच एस जो है वो है हमारे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। यहां हम डेनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे। किस तरीके से, यहां इस टर्म को तो सेम रखना और इसका बदल दो सिंबल, तो प्लस 1। सेम टर्म नीचे आएगी, अब ऊपर वाली टर्म में और तो कुछ नहीं हो सकता, मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार तो हम इसकी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहां आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर इस टर्म की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इन दोनों की तो मल्टीप्लाई हो गई, अब 1 की कर देंगे सभी से, प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में। अब अपॉन में जो टर्म है मैं उसको यहां लिख रहा हूं ऊपर क्योंकि यहां स्पेस नहीं है। तो ए प्लस माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब आप ऊपर देखें तो साइन थीटा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा। यहां कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बन गया 2 साइन थीटा प्लस 1। और नीचे इसका स्क्वायर ओपन कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। अब यहां पर इस 1 को इस तरफ ले आओ और इसको इधर रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। 1 से 1 कैंसिल हो गया और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा। दोनों के अपॉन में लिखेंगे डेनोमिनेटर को, तो यहां कुछ ऐसी टर्म बन जाएगी। 2 से 2 साइन से एक पावर यहां बचा टेन थीटा, और यहां पे आया आपका 2 से 2 साइन से साइन सेक थीटा, यानी यहां पे आ रहा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो लेफ्ट हैंड साइड में ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ और राइट हैंड साइड को बना लो,
या फिर राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लो। तो मैं राइट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा, मैं इसका रेशनलाइजेशन करूँगा तो sec थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन sec थीटा प्लस टेन थीटा। ऊपर वाली टर्म तो सेम आ जाएगी और नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो यहां पर ये आ जाएगा sec थीटा प्लस टेन थीटा एंड विच इज अवर लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अगर आप इसे यहां पर भी करना चाहते तो इस न्यूमरेटर वाली टर्म का रेशनलाइजेशन कर देते। तो यहां रेशनलाइजेशन करने पर आता sec थीटा माइनस टेन थीटा और अपॉन में sec थीटा माइनस टेन थीटा। ऊपर 1 बन जाता, नीचे बचता 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा और तब भी हमारा जो क्वेश्चन है वो यहां पर प्रूव हो जाता। अब 30 के और वाला पार्ट देखिए क्या कह रहा है। प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व्ड इज एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड। हमें 1/sec a अपॉन में sec a को क्या दिखाना है? sin स्क्वायर a अपॉन 1 cos a के बराबर दिखाना है। तो पहले तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लो, 1/sec a अपॉन sec a। यहां पर हम क्या करेंगे, इस sec a को ब्रेक करेंगे 1/cos a में। तो यहां हो जाएगा 1+1/cos a और sec a है 1/cos a। cos a यहां डेनोमिनेटर में आ गया, एलसीएम आ गया, तो यहां बचा cos a प्लस 1 और नीचे है 1/cos a। cos a से cos a कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया 1/cos a। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आ गया 1/cos a। और अब हम इसको इससे ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई भी नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहां पर राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड है sin स्क्वायर a अपॉन 1 cos a। हम जानते हैं sin स्क्वायर a बराबर होता है 1 cos स्क्वायर a अपॉन 1 cos a। इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लें, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a माइनस b इंटू a प्लस b और नीचे है हमारा 1 cos a। तो 1 cos a से 1 cos a कैंसिल हो गया और यहाँ पे आ गया 1 cos a विच इज लेफ्ट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। अगर एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर भी कर सकते हो, मैं इसको भी बता देता हूँ। यहाँ 1 cos a पर आने के बाद आप इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे न्यूमरेटर का ही, और ऊपर a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, नीचे 1 cos a। 1 cos स्क्वायर a बराबर होता है sin स्क्वायर a अपॉन 1 cos a और यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो मेथड आप कोई भी अडॉप्ट कर लें, क्वेश्चन दोनों ही तरीके से हो सकता है। आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर लें तब हो जाएगा, या फिर लेफ्ट हैंड साइड से ही सीधा राइट हैंड साइड को बना दें तब भी क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन 31 देखिए। तो ए बॉक्स कंटेन 90 डिस्क। एक बॉक्स है जिसमें आपकी 90 डिस्क हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90।
हर डिस्क पर एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे एक डिस्क पर 1, दूसरी पर 2, 3, इस तरीके से 90 तक नंबर्स लिखे हुए हैं। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, उस बॉक्स से एक डिस्क निकाली जाती है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स, 3 क्वेश्चन है, ए 2 डिजिट नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड ए नंबर डिविजिबल बाई 5। तो यहां हम मान लेते हैं here disks numbered from 1 to 90। so total number of cases कितने हो गए भाई? टोटल नंबर ऑफ केसेस हमारे पास 90 हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए 2 डिजिट नंबर, देयर आर अब 2 डिजिट नंबर कहां से शुरू होते हैं? 10 से 90। 1 से 9 1 डिजिट नंबर है, यानी 9 नंबर इनमें से ऐसे हैं जो 1 डिजिट हैं और बाकी के 81 2 डिजिट नंबर है। तो 81 2 डिजिट नंबर हैं, यानी कि फेवरेबल केसेस कितने हो गए? फेवरेबल केस हो गए अपने पास 81। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू डिजिट नंबर मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास क्या होगी? फेवरेबल अपॉन टोटल। तो वो हो जाएगी फेवरेबल ऑफ केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ऐसा भी लिख सकते हो। फेवरेबल है हमारे पास 81, टोटल है 90, तो 9 से 9, 9 से 10, यानी कि 9/10। तो ये तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है हमसे? सेकंड पार्ट कह रहा है ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कितने हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर फ्रॉम 1 to 90 कितने हैं? देखो, एक तो 1 है, फिर उसके बाद 4 है, फिर 9, 16, 25, 36, 49 एंड इसके बाद होगा 64, 81 एंड फिर इसके बाद आता है आपका 100। सो फेवरेबल केस कितने हो गए? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस वो हमारे पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिल जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला लिखेंगे, फेवरेबल केस है 9, टोटल है 90, यानी कि 1/10। थर्ड क्या कह रहा है? नंबर डिविजिबल बाई 5 आर। 5 से डिविजिबल होने वाले नंबर हैं 5, 10, 15 और आखिरी होगा 90। एक तो तरीका यह है कि आप सारे गिन लो, या फिर आप यहां देखो तो एपी बन रही है। एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है 90, ए है 5, एन माइनस 1, डिफरेंस है 5 का, इधर ले जाएंगे। एन माइनस 1 इंटू 5 इज 85, 5 से कैंसिल करोगे 17, 1 इधर ले जाएंगे, 17 प्लस 1 इज 18। तो टोटल फेवरेबल जो केस हैं वो 18 हो जाएंगे, या तो काउंट कर लो या एपी लगा के एन निकाल लो। तो फेवरेबल केसेस कितने हो गए? फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस आर 18। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर
डिविजिबल बाई 5 इज, वो फॉर्मूला लिखोगे आप यहाँ 18/90 यानी कि 1/5। तो तीनों ही प्रोबेबिलिटीज हमने निकाल ली, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस।